देखिए, आज हम बात करेंगे कि हेल्थ के बारे में। हर कोई हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करता है। तो हम ये जानेंगे कि हम हेल्थ के बारे में कैसे इलनेस की वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में और विभिन्न वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण करके हम उसके हेल्थ और जो संभावित डिजीज़ हैं कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो जानेंगे। उसके अंदर हम दशा भी लगाएंगे, गोचर भी लगाएंगे और प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं यानी ग्रह की जो स्थिति है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जन्म कुंडली और स्वास्थ्य। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जन्म कुंडली में कौन से भाव हैं जो हमारे सीधे तौर पर डायरेक्ट तौर से हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं। तो अगर ये बात करें हम तो पहला भाव आता है प्रथम भाव। प्रथम भाव से क्या देखते हैं, फर्स्ट भाव जैसे इसे लगन भी बोलते हैं। और ये क्या है, स्वयं जो जातक है, जो व्यक्ति है वो खुद है, उसके अंदर उसकी शारीरिक बनावट आती रहती है, सामान्य स्वास्थ्य आ जाता है उसका, उसकी जीवन शक्ति, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे पता लगता है। और उसको बताने का काम कौन करता है, लग्नेश। लग्नेश किसे बोलते हैं, जो फर्स्ट हाउस का मालिक होता है उसे लग्नेश बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। और लगन में स्थित ग्रह भी व्यक्ति के समग्र जो पूरा व्यक्तित्व है, उसका हेल्थ है, उस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया फर्स्ट हाउस। और दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा हाउस होता है हमारा, दूसरा हाउस में आई मीन टू से कि जो अनदर हाउस है, अन्य हाउस है, वो होता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस कौन सा होता है, यह भाव जैसे सब जानते हैं सिक्स्थ हाउस के कारकत्व या सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। जैसे ये रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है। तो कहीं ना कहीं ये रोग भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जो शत्रु है वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और जो ऋण है, डेथ है, वो भी हमारे मानसिक परेशानी होती है, वो भी हमारी हेल्थ को परेशान करता है। तो इस तरह से रोग, सिक्स्थ हाउस में रोग, ऋण, शत्रु जो उसके सिग्निफिकेंट होते हैं वो भी हमारे परेशान करते हैं। तो उसमें देखेंगे कि लॉर्ड ऑफ द हाउस जो सिक्स्थ हाउस है वो कहाँ पर स्थित है, लॉर्ड ऑफ द हाउस, और इसमें स्थित ग्रह बीमारी की प्रकृति को और उनके आने की संभावना को इंगित करते हैं। तो हमें दो चीज़ पता लगी, फर्स्ट हाउस हो गया और एक सिक्स्थ हाउस हो गया। उससे हम अपने हेल्थ को थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं भाव को देखकर, भावेश को देख कर, यानी उसके लॉर्डशिप की पोजीशन को देख के। फिर एक आता है, आप सोचिए, आपने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, जो भी एक्सपर्ट हो गए, जिन्होंने विशारद कर लिया है और जो एडवांस लेवल पे कर लिया है, लेकिन जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कैसे हम हेल्थ का विश्लेषण करें, तो पहले हमें ये जानना है कुंडली में और कौन से ऐसे हाउसेज हैं जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो द्वादश भाव होता है यानी 12th हाउस होता है, ये भी हमारी हेल्थ का एक कारक है। कैसे, क्योंकि 12वें घर से हमें क्या पता लगता है, 12वें घर से हमें हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल का जो एडमिशन होता है वो पता लगता है। उसे हमारे को सैया सुख यानी जो बेड की जो नींद है, हमारी नींद से रिलेटेड है, तो उसमें नींद में आराम आता है नहीं आता, वो मिलता है उससे। और इसके अलावा क्या पता लगता है, इससे हमें एक्सपेंसेस भी पता लगते हैं। तो अगर एक्सपेंस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हमें छुपी हुई बीमारियों का भाव हो जाता है उससे। तो इससे क्या होता है, स्थित, और इसमें स्थित ग्रह है, इसका स्वामी कहाँ गया वो भी इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि किसी भी भाव को जो इम्पैक्ट करता है, तीन चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। एक भाव, कि भाव कैसा है, उसमें ग्रह कौन से हैं, शुभ है अशुभ है, उसका भावेश कौन से भाव में गया, अपनी पोजीशन से कहाँ पर गया है, वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके ऊपर किन ग्रह का प्रभाव आ रहा है, उसकी कंजंक्शन किसके साथ है यानी युति किसके साथ है, उसके बाद दृष्टि किसके ऊपर आ रही है। ये एक ज्योतिष का सिंपल सिद्धांत है। ये आप समझ लीजिए कि कोई भी भाव, भावेश या कारक अगर शुभ ग्रह से पोजीशन बना रहा है, स्थिति बना रहा है, कंजंक्शन बना रहा है या संबंध बना रहा है, तो अच्छा है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह मतलब जो नैसर्गिक शुभ होते हैं, जैसे जुपिटर हो गया, शुक्र हो गया, और इसके अलावा अगर चंद्रमा देखें जो पक्षवली है तो चंद्रमा को भी देखेंगे। और अगर मरकरी की पोजीशन शुभ ग्रह से दृष्ट है और उसके संबंध बना रहा है, तो हम मरकरी को भी शुभ मानेंगे, वैसे सामान्य शुभ ही माना जाता है उसे भी। तो इस तरीके से हम ये जानेंगे कि किस भाव आवेश कारक पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ प्रभाव है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर अशुभ ग्रह यानी मेलेफिक प्लैनेट्स, मार्स यानी मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इन आदि का कोई संबंध बन रहा है, तो ये उसके लिए नेगेटिव होता है।
तो नेगेटिव इन द सेंस ये नहीं कहेंगे कि पूरा नेगेटिव हो गया, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये एक नॉलेज है जो कुछ स्टूडेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं और जो नए एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो उसे समझाने के लिए मैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा बढ़ाना है, फैलाना है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो मैलेफिक का इन्फ्लुएंस होता है वो किसी भी निगेटिव का मतलब ये नहीं वो ख़राब कर देगा। अगर वो ग्रह अगर शुभता प्रदान करने वाला है तो निगेटिव प्रभाव आने से उनकी शुभता में कमी हो जाएगी, यानी वो जो 60% जो 100% रिजल्ट देने वाला था उसका रिजल्ट होकर जो शुभ फल था वो 100 की जगह 70 हो सकता है, 80% हो सकता है, 60% हो सकता है। यानी शुभ तो करेगा लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ नहीं कर पाएगा जितनी इंटेंसिटी के साथ उसकी कैपेसिटी थी, यानी उसकी कैपेसिटी में डेंट लग गया, इस वजह से वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि अगर हमें हेल्थ का देखना है तो इसके अंदर 3 हाउस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन हम इन्हीं को ज़्यादा मानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा डायरेक्टली हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा और क्या आता है, इसके आता है प्लैनेट्स, कि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं उनका एक सिग्निफिकेंट होता है, यानी वो एक कारकत्व होता है उनका, जो हमारे हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य किन चीज़ों का कारक है, सूर्य है हृदय का, हार्ट्स का, हड्डियों का, जो हमारी बैक होती है, यानी इसका रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, तो रीढ़ की हड्डी का होता है, और दाईं आँख का भी होता है। तो इसका मतलब अगर हमारा सूर्य किसी भी बुरे प्रभाव में आएगा तो इन सब संबंधित रोगों की संभावना हो सकती है। इसके अलावा आता है दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा से हम फेफड़ों को देखते हैं। चंद्रमा रक्त का भी कारक है। कोई सोचता है कि मार्स है, नहीं, मार्स चंद्रमा रक्त का कारक होता है। और ये चंद्रमा किसका होता है, लिक्विड पदार्थ, यानी लिक्विड का कारक भी कौन है, चंद्रमा। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मोस्टली वाटर ज़्यादा है, तो यानी लिक्विडिटी, जो लिक्विड है बॉडी के अंदर, उसके लिए भी चंद्रमा का भी कैसी पोजीशन है और इम्पोर्टेंट होती है। और चंद्रमा से हम छाती भी देखते हैं, तो छाती से संबंधित रोग भी चंद्रमा से आ सकते हैं। अगर हम तीसरे ग्रह की बात करें, मंगल की, मंगल आपका आता है ब्लड प्रेशर, क्योंकि बड़ा अग्रेसिव होता है, तो इसके आता है ब्लड प्रेशर के बारे में इसे जान सकते हैं। और इसका चोट चपेट, यानी ये लड़ाई झगड़ा करने में अग्रेसिव रहता है, कहीं भी ये कूद फांद के लड़ाई करने के लिए चला जाता है, तो इससे हम चोट चपेट भी देखते हैं, यानी ब्लड का भी देख लेते हैं। और मंगल क्या कराता है, तो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, सर्जरी के चांस भी होते हैं, तो मंगल से सर्जरी भी होती है। और ये थोड़ा अग्निकारक है, थोड़ा फायरी एलिमेंट है। तो फायरी एलिमेंट है तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो जलन वगैरह है ज़्यादा होगी, तो उससे भी होगा। पित्त का भी है, मांसपेशियों का भी है। मसल्स के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, जो पहलवान वगैरह हैं, मांसपेशियाँ, उसके लिए भी हमारा ये मंगल कारक है। अगर मंगल अच्छा होगा तो देखेंगे वो जो लोगों की हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी होगी, और उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पहलवानी में, जिम में, एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर होगा। उसके बाद आता है बुध, जिसे अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बुध है वो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है, हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह का जो इंटरनल सिस्टम सारा चल रहा है, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं जिसे, उसका कारक है, वो उसे कंट्रोल करता है। और ये स्किन का भी कारक है। हमारी जो स्किन हो गई, देखा होगा किसी के दाग धब्बे वगैरह जो होते हैं, वो मरकरी कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, उसके कारण होते हैं। और मरकरी क्या, हमारी वाणी है। वाणी कहाँ से आती है, हमारे गले से आती है, तो यानी ये हमारे गले का भी कारक है। और तो इस तरह से अगर बुध अच्छी पोजीशन में है तो इन सब चीज़ों में ये सिस्टम हमारे अच्छे से काम करेंगे। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है इसके अंदर ऊपर, या अशुभ प्रभाव है या अशुभ संबंध है, तो इन सब चीज़ों पे बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर भी बोलते हैं। तो ये जो जुपिटर होता है वो लीवर की प्रॉब्लम, लीवर, क्योंकि बृहस्पति क्या है, खान पान का ज़्यादा कारक है, एक बड़ा ग्रह है। तो बड़ा ग्रह होने के कारण क्या होता है, इसको जो हमने माना गया है, इससे मोटापे को, ओबेसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये लीवर को इम्पैक्ट डालता है, ये मोटापे को सिंबल करता है। इसके अलावा इसे मीठा पसंद है, तो इसके अंदर ये मधुमेह यानी डायबिटीज़ बीमारी को भी शो करता है। और पेट तो है ही है। तो इस तरीके से अगर बृहस्पति अच्छा है
तो आपको इन सब बीमारियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर बुरा असर होता है या कभी गोचर के अंदर बुरा असर आ जाता है तो ये बीमारियाँ होने की संभावना होती हैं। इसके बाद आता है शुक्र, जिसे वीनस बोलते हैं। ये तो सबसे प्यारा ग्रह है सबके लिए, क्योंकि इससे क्या आता है, इससे प्रजनन अंग की बात होती है और गुर्दे की बात होती है, गले की होती है, चेहरे का सौंदर्य ये होता है। जो फेस वैल्यू होती है किसी इंसान की, फेस वैल्यू हमारे को किससे पता लगती है, वो फेस वैल्यू पता लगती है शुक्र से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई प्रजनन अंग हो गए इसके अंदर, यानी इसका मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर, कितने आप सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में पता लगता है इससे। तो शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें, शनि सैटर्न, जिससे सब लोग डरते हैं, तो ये किस चीज़ का कारक होता है, ये हड्डियों का होता है, दांत का होता है। इससे जोड़ और गठिया जिसे बोलते हैं ना, देखते हैं घुटनों में दर्द होने लगता है, कोहनियों में दर्द होने लगता है, यहाँ भी जोड़ होते हैं हड्डियों के, वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो इससे सारे क्या होते हैं, ये शनि से ही देखे जाते हैं। और कुछ पुरानी बीमारियाँ, जो रहस्यमय बीमारी पुरानी बीमारियाँ होती हैं, जो लॉन्ग टाइम से चलती हुई आ रही हैं, जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, वो धीरे धीरे चलती रहती हैं लाइफ टाइम, वो भी शनि के कारण ही होती हैं। इसके बाद अगला ग्रह आता है राहु। राहु क्या है, ये रहस्यमय बीमारियां देता है। रहस्यमय बीमारियाँ कैसे, पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आप डायग्नोज कराओगे पता नहीं लगेगा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पता ही नहीं लगती बीमारी। तो ऐसी रहस्यमय बीमारियां दे रहा है, गला खराब है या कुछ और चीज़ें, नहीं कोई भी बॉडी के अंदर परेशानी हो रही है, लेकिन जब आप डायग्नोज कराने जाओगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वो राहु देता है। और राहु क्या देता है, एलर्जी देता है। राहु क्या है, जैसे इन्होंने, आपको मालूम है माइथोलॉजी के अंदर इन्होंने अमृत पिया था, तो इसके अंदर ये और भी चीज़ें हैं। राहु विष यानी विष जहर से भी संबंधित होता है। और राहु क्या होता है, ये धुआं होता है। धुआं क्या होता है, कहीं भी देखेंगे धुआं एकदम कहीं भी पहुंच जाता है, आंखों के आगे आ जाता है। जैसे सर्दियों में कोहरा वगैरह आ जाता है, कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसे ही क्या कराता है, हमको मानसिक भ्रम कराता है इसके अंदर। इसके बाद आता है केतु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीमारियों के अंदर। ये एक्चुअली में क्या देते हैं, घाव देते हैं। जैसे ओपन घाव होते हैं ना, ये वैसे घाव देते हैं। और कैसे बीमारियां देते हैं, संक्रमण वाली कैसी, जैसे कोरोना। तो अगर जो कोरोना फैला उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, केतु जिम्मेदार होता है। कोई भी वायरल फ्लू फैलता है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, केतु जिम्मेदार होता है। और केतु क्या है, सर्जरी है। सर्जरी में मतलब क्या है, जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के इक्विपमेंट्स टूल्स वगैरह होते हैं वो क्या है, केतु है। तो केतु अगर पीड़ित है तो सर्जरी होने के चांस भी रहते हैं। और अगर केतु पीड़ित है तो आध्यात्मिक, ये माइथोलॉजी। वैसे ये राहु की तरह इतना बुरा नहीं है, इसके अंदर आध्यात्मिकता होती है। ये सबसे, अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो सबसे सॉफ्ट आध्यात्मिकता मतलब कि माइथोलॉजी की दृष्टि से सबसे शुभ ग्रह है उसके लिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, अकल साइंस में जाते हैं, अगर केतु आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर। तो यानी जुपिटर और वीनस के बाद आध्यात्मिकता के अंदर केतु का नंबर आता है। अब आपने बोला सर ये आपने बता दिया, भाव बता दिए आपने, ये प्लैनेट्स के बारे में बता दिए, तो कोई एग्जांपल बताओ कि हम किस तरीके से देखें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा सब कैसे देखेंगे। अगर आप देखते हैं हम किसी की जन्म कुंडली में अगर लग्नेश कौन सा होता है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है कमज़ोर है। अब वो कमज़ोर कैसे होगा, आप अपनी अपनी कुंडली में खोल के देखिएगा कि आपका लग्नेश कहाँ गया है, यानी कमज़ोर है। कमज़ोर कैसे हो सकता है, या तो वो नीच राशि में चला जाए। ठीक है, हर एक ग्रह का आपको मालूम है कि एक नीच राशि होती है, कुछ उच्च राशि होती है। वो तो अगर आप, क्योंकि जो नए हैं उन्हें अभी समझना पड़ेगा, और बाकी जो एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं और जो प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, तो उन्हें तो ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है कि नीच राशि कौन सी होती है। तो अगर जब भी लग्नेश नीच राशि में हो जाएगा, या शत्रु राशि में जाएगा, या पाप ग्रह से पीड़ित होगा। पाप ग्रह बता दिए, पाप ग्रह कौन से हो गए, मंगल हो गए, राहु केतु शनि
और सूर्य, सूर्य पाप नहीं है लेकिन हाँ क्रूर हैं, अगर उनसे पीड़ित होगा, और साथ ही सस्तेश, सस्तेश कौन हो गया, छठे हाउस का जो स्वामी है, अगर सस्तेश बलवान होकर लगन में बैठा है, फिर समझ लीजिएगा जो लग्नेश है वो तो चला गया शत्रु, यानी वो तो पीड़ित हो गया, नीच राशि में चला गया, शत्रु में चला गया, पाप ग्रह से पीड़ित हो गया। और जो सस्तेश है, छठे हाउस का स्वामी है, वो बलवान होकर लगन में बैठा है, या तो लगन में पोजिटेड हो या कहीं भी अगर उसकी स्थिति है पोजिटेड है कहीं पे भी, वहाँ से क्या कर रहा है, लग्नेश को देख रहा है। अब लग्नेश को देखने का क्या मतलब हो गया, जैसे हम जानते हैं, ये ताकि मैं बेसिक भी साथ में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे। कैसे, अगर लग्नेश को देख रहा है तो ये 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास, तो इन्हों की दृष्टि मानी गई है। तो मैं अभी रिवाइज कर देता हूँ जो नए बच्चे हैं उन लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। तो हर एक ग्रह की क्या होती है, सप्तम दृष्टि, यानी 180 डिग्री, यानी 7वीं दृष्टि हुई, यानी 7वें सामने वाले घर को तो वो देखते ही देखते हैं, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है सारे प्लैनेट्स के लिए। लेकिन कुछ ग्रह हैं जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, इन्हें कुछ विशिष्ट दृष्टियाँ मिली हुई हैं। तो शनि होते हैं वो अपने जहाँ पे पोजिटेड होते हैं वहाँ से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देखते हैं। और जो मंगल है वो अपनी पोजीशन से चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को देखते हैं। और जो गुरुदेव महाराज जी हैं वो अपने जहाँ पे पोजिटेड है वहाँ से 5वें, 9वें और 7वें भाव को दृष्टि देते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि, और वैसे राहु केतु की दृष्टि को नहीं माना गया है, लेकिन जनरल प्रैक्टिकली में जो न्यू कंसेप्ट चल रहा है उसके अंदर राहु केतु की भी दृष्टि को माना जाता है। उसकी सेम दृष्टि होती है जैसे जुपिटर की होती है, वो कहीं भी स्थित होते हैं वहाँ से अपने 5वें, 7वें और 9th हाउस को देखते हैं। और केतु भी वहीं से अपने पोजीशन से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। तो ऐसे अगर लग्नेश को देख रहा है, यानी सस्तेश बलवानों के लग्नेश को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का सामान्य स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और अक्सर बीमारियां घेर सकती हैं, क्योंकि सस्तेश जो कि रोग का भाव का स्वामी है वो मजबूत होकर उसकी लगन में बैठ गया, यानी उसको शरीर को पीड़ित कर रहा है। और लग्नेश को देख रहा है तो यानी उसे भी पीड़ित कर रहा है उसको ना, तो यानी शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और एक और बात, यदि शनि छठे भाव में हो, ये अलग सूत्र है, यदि शनि छठे भाव में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति को हड्डियां या जोड़ों की संबंधित प्राणी समस्या हो सकती है, क्योंकि हमने बालक क्या पता लगाया था कि शनि हड्डी और जोड़ों का कारक है। उसके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट में मंगल की दृष्टि आ गई और छठे भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को हड्डी या जोड़ों से संबंधित प्राणी समस्या हो सकती है, जिसमें सर्जरी की भी संभावना बन सकती है। ये सर्जरी क्यों बोला, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल किस चीज़ का कारक है, और सर्जरी का कारक है। तो इस तरीके से शनि ने तो हड्डियों की बीमारियां दी, जोड़ों की बीमारियां दी, लेकिन मंगल ने उसकी दृष्टि जाके क्या कर दिया, उस पर और अशुभ प्रभाव डाला, उससे सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो ये हमने समझा कि कैसे कुंडली के अंदर भाव होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनका आपस के अंदर क्या संबंध बनता है और जो हमारे शरीर को इम्पैक्ट डालते हैं। इसके बाद आता है वर्ग कुंडलियाँ, यानी वर्गा चार्ट। तो जन्म कुंडली के अलावा वर्ग कुंडलियाँ भी स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वर्ग कुंडलियाँ क्या होती हैं, हम किसी भी राशि को थोड़ा डिवीज़न करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए हम वर्ग चार्ट बनाते हैं। तो अब वर्ग चार्ट तो बहुत सारे होते हैं, D16 एक तरह के षोडश वर्ग बोलते हैं उन्हें। तो उसके अंदर एक चार्ट आता है, वर्ग चार्ट आता है D3 चार्ट। D3 चार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिकांड कुंडली कहते हैं। तो दृष्टिकांड कुंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके बारे में नहीं जाऊंगा कि D3 चार्ट के अंदर कितनी डिग्रियां होती हैं, इसके ऊपर हम मैथमेटिकल अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम फलित कर रहे हैं, तो इसलिए हम फलित पे ही स्थित रहेंगे। D3 चार्ट दृष्टिकांड कुंडली जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे, बुक्स को पढ़ के समझ लेंगे, और हम खाली इसमें फलित करेंगे अभी। तो दृष्टिकांड कुंडली D3 चार्ट जो होता है, ये शारीरिक कष्ट और बीमारियों का विशेष रूप से देखा जाता है। यानी D3 कुंडली से हम पता लगाते हैं शारीरिक कष्ट, हमारे को फिजिकल प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए और बीमारियाँ कैसे होंगी।
तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, दृष्टिकांड में जैसे हमने D1 में यानी लगन कुंडली के अंदर हमने वो देखा ग्रह की स्थिति को, ऐसी दृष्टिकांड में विभिन्न भावों और ग्रह की स्थिति को शारीरिक परेशानी की प्रकृति बताती है कि शारीरिक परेशानियाँ कौन कौन सी होती है। उसमें भी आप भाव देखेंगे, उनके भावेश देखेंगे और किसका मैलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है। सेम इसी तरीके से जैसे अभी लगन कुंडली के अंदर बताया, वैसे ही आप उसके अंदर एनालिसिस करके उसमें पता लगा सकते हैं। तो इससे अगर कुंडली भी वही प्रॉमिस कर रही है और D3 के अंदर भी वही सेम सिचुएशन आ रही है, दोनों तरफ दोनों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अगर जन्म कुंडली के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है और D3 के अंदर प्रॉब्लम कम दिखा रहा है तो ये हो सकता है कि शुरू में परेशानी हो और बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। तो वर्क कुंडली में जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट डालती है वो सिस्टांश कुंडली यानी D6 चार्ट भी होता है। ये सीधे तौर पे क्या संबंध बताता है, ये सीधे तौर पे बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का गहन विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रह की स्थिति, उसकी शक्ति और षष्ठांश के लगन का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव होता है। यानी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, क्या प्रभाव आ रहा है उनका, और जो षष्ठांश का लगन है अगर वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो अच्छा है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ प्रभाव आ रहा है उसके ऊपर, तो जो जातक है उसकी सेहत सही रहेगी, उसके अंदर या सुधार होने की संभावना होती है। उसके अलावा एक दूसरा इम्पोर्टेंट चार्ट होता है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली सब जानते ही हैं, जिसे D9 चार्ट भी बोलते हैं। तो D9 चार्ट क्या होता है, ये किसी भी चीज़ के बारे में उसकी आंतरिक शक्ति को बताता है। अगर प्लैनेट्स जो हमारे D1 चार्ट के अंदर है यानी जन्म लगन कुंडली में जो चार्ट हैं, जो प्लैनेट्स हैं, तो उसकी आंतरिक शक्ति कितनी है और उनके शुभ और अशुभ प्रभाव को नवांश में देखा जाता है। तो इसका मतलब अगर D1 में अगर कोई ग्रह हमारे को बता रहा है कुछ बीमारी होने की संभावना है या कुछ इलनेस होने की संभावना है, तो अगर हम नवांशा कुंडली में देखते हैं लेकिन वहाँ पे उसकी पोजीशन अच्छी आती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में लिया था कि जो ग्रह है लग्नेश था वो नीच राशि में, शत्रु राशि में था या पाप ग्रह से दृष्ट था, लेकिन नवांश में जाके वो अगर उच्च का हो जाता है और शुभ ग्रह के प्रभाव में आता है, तो हम ये मानेंगे कि जो उसके बीमारियाँ थी शुरुआत के अंदर बीमारियाँ होंगी लेकिन बाद में वो उस बीमारियों से रिकवर हो जाएगा। तो अब हम जन्म कुंडली का और वर्क कुंडली के अंदर कैसे संबंध बनाएंगे, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल 1 लिया था। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरली आपको किताबों में मिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से मिलना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा पढ़ के फिर इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे प्रेडिक्शन करें, तो ये मेरा वीडियो समझ के भी थोड़ा इसमें अगर आपसे दोबारा रिपीट करके देखेंगे और समझेंगे और एक कुंडली बना के प्रैक्टिस करेंगे, उसके भाव को समझेंगे और ये सेम सूत्र किसी की भी कुंडली पे लगा सकते हो आप। ये मैंने कोई एक पार्टिकुलर किसी कुंडली को नहीं लिया है, ये कॉमन आप किसी भी कुंडली के लिए लगा सकते हैं। अगर आपका 100, 200, 1000 कुंडलियाँ कितनी भी हैं तो सबके ऊपर ये सूत्र जो मैं बता रहा हूँ उस पर लगा कर देखिए और जानिए और आप हेल्थ के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो अब हम जन्म लगन कुंडली का और जो वर्क चार्ट है उनका संबंध कैसे होता है ये जानते हैं। देखिए, यदि अभी हम एग्जांपल 2 ले लीजिए इसके नाम से। यदि जन्म कुंडली में मंगल 6ठे भाव में है, जन्म कुंडली में मंगल 6ठे भाव में है और मंगल क्या है, रक्त संबंधी समस्याओं का संकेत करता है। ठीक है ना, मंगल 6th हाउस में आ गया। अब यदि षष्ठांश कुंडली में यानी D6 वर्क चार्ट में भी मंगल किसी क्रूर ग्रह आपको मालूम है, जैसे शनि हो गया, राहु केतु हो गया, इनके साथ युति कर रहा है, युति मैंने कंजंक्शन कर रहा है उनके साथ, या षष्ठांश लगन को पीड़ित कर रहा है, यानी कोई क्रूर ग्रह या तो इस पर दृष्टि डाल रहा है या षष्ठांश लगन को पीड़ित कर रहा है, तो रक्त संबंधी बीमारी कैसे होती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कुछ रक्त विकार यानी ब्लड इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसकी तीव्रता भी अधिक हो जाती है।
तो यानी अगर इस तरह से होगा और किसी ने अपना ब्लड टेस्ट कराया है और उसका इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है, तो ये इन्फेक्शन अगर इस तरह से प्रभाव आएगा तो ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अगर यही मंगल अगर शुभ प्रभाव में आ जाएगा, उसका अगर गोचर में, अगर गोचर के द्वारा भी अगर हम गोचर समझेंगे अभी, अगर गोचर या ट्रांजिट के अंदर भी अगर शुभ प्रभाव की दृष्टि आने लगेगी तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उससे आराम मिलेगा। तो ये हमने योग तो समझ लिए कि हमारी नवांश कुंडली में क्या योग आ रहे हैं, जन्म कुंडली में क्या योग आ रहे हैं, लेकिन ये फलित कब होगा, यानी ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगी इन सब चीज़ों की, कैसे पता लगेगा कि ये ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, रक्तचाप कब होगा, एक्सीडेंट कब होगा, दुर्घटना कब होगी, हेल्थ कब खराब होगी, जोड़ों में दर्द कब होगा, ये कैसे पता लगेगा? खाली कुंडली देखते ही पता लग जाएगा? ये बता रहा हूँ, जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं ये हमेशा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमेशा D1 पे फोकस करते हैं। D1 को देखा, उसमें से समझा कौन सा ग्रह उच्च का है नीच का है, कौन सा संबंध बना रहे हैं, बस उसी के हिसाब से धड़ाधड़ प्रेडिक्शन कर देते हैं। उसके अलावा ये जो D1 चार्ट होता है वो खाली हमारे जन्म के टाइम की एक स्नैपशॉट होता है। वो खाली हमारी पोजीशन बताता है उसके अंदर कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो किस तरीके का हो सकता है। लेकिन वो बेसिक नेचर में जो एक्टिविटी हैं वो कब घटित होंगी, उसके लिए वो डिपेंड करती है दशा, यानी टाइम पीरियड। यानी उन प्लैनेट्स का जब टाइम पीरियड आएगा तो उससे संबंधित एक्टिविटी होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। और जो हम इसमें भी दशा प्रणाली के अंदर सबसे पहले हम किसे लेते हैं, जो हमारे ऋषि पारशर जी ने बताया, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विंशोत्तरी महादशा या विंशोत्तरी दशा। तो विंशोत्तरी दशा क्या बताती है? विंशोत्तरी बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन के किस चरण में किस ग्रह के प्रभाव में रहेगा। ये ही विंशोत्तरी दशा है कि कौन सा ग्रह किसके, मतलब कि व्यक्ति अपने जीवन के किस चरण में है, यानी कौन सी पोजीशन में, कौन सा टाइम में किस ग्रह के प्रभाव में होगा, और जो उस प्रभाव जो कुंडली में जो उसका प्लैनेट्स है उससे संबंधित फल देगा। तो बीमारियां कब आती हैं? बीमारियां अक्सर उन ग्रह की दशा या अंतरदशा में आती हैं। ये दशा या अंतरदशा को मैं डिफ़ाइन, दशा को तो मैंने खैर डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन अभी दशा या अंतरदशा को ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगा। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो इन्हें पढ़ लें, और जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं उन्हें इन सब के बारे में पता है, क्योंकि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस वर्जन है, ये बेसिक नहीं है। तो जो लोग बेसिक करके आएंगे तो उन्हें ये मेरी टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा एक एक स्टेप आगे है, क्योंकि मैं जनरली बिलीव करता हूँ बेसिक तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन लोग जो एडवांस है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो खाली एक बेसिक पर ही लिमिट हो गई। अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे सब बेसिक बता रहे होते हैं कि भाव क्या है, भावेश क्या है, कारक क्या है, उन्हीं के अंदर ही सिमट के रह जाता है। लेकिन जो एडवांस वर्जन है वो हर कोई नहीं पढ़ाता है। तो ये मेरा कोशिश रहेगी मैं थोड़ा एडवांस पढ़ाऊँ, ताकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो ज्योतिष है उसका ज्ञान सबको मिले और सब एक्सपर्ट हो गए, जो किसी भी कुंडली को देख रहे हैं जातक की, उसका अच्छे से फलित करें। मतलब कि खुद के अंदर भी डाउट ना रहे, संदेह ना रहे कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। लेकिन जब आप मेरे से जो अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे और जो मेरी वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इतने आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप किसी भी कुंडली को ये सूत्र लगा के हेल्थ के बारे में 100% एश्योरिटी के साथ आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हम चलो बैक टू पॉइंट आ जाते हैं, दशा की बात कर रहे थे हम। तो दशा क्या होता है? व्यक्ति अपने जीवन के किस चरण में किस ग्रह के प्रभाव में रहेगा। बीमारी अक्सर उन ग्रह की दशा या अंतरदशा में आती है। अब स्वास्थ्य से संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट भाव हैं? जैसे 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी, 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं, या उन भावों में किन ग्रह की स्थिति है या वो किस प्रकार से पीड़ित हैं, यानी किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी को ज़रूर देखें। और 6, 8, 12 में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के अंदर कौन से प्लैनेट्स पोजिटेड हैं उनको ज़रूर देखना है, उसने नज़रअंदाज नहीं करना है। अब कैसे? अब जो रोग कारक ग्रह हैं अगर हम D1 में देखते हैं उनसे हमें प्रॉमिस मिला कि ये प्लैनेट्स हैं वो जो रोग के कारण हो सकते हैं।
और तो यदि किसी व्यक्ति की रोग कारक ग्रह यानी 6th हाउस की, 8th हाउस की या 12th हाउस में स्वामी की दशा या अंतर्दशा चल रही है, या तो दशा चल रही हो या उसकी अंतर्दशा चल रही हो, तो उस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब भी कोई जातक हेल्थ के बारे में कुंडली लेकर आएगा तो सबसे पहले आप दशा देखेंगे कि दशा किसकी चल रही है उस पीरियड के अंदर, और जो दशा के जो जिस दश की दशा अंतर्दशा चल रही है उसे भी चेक करेंगे कि वो 6th 8th या 12th हाउस के लोड तो नहीं है। अगर लोड है तो फिर उनकी देखेंगे उनके ऊपर शुभ प्रभाव आ रहा है या अशुभ प्रभाव आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप फलित करेंगे। अगर लोड तो है लेकिन अगर शुभ प्रभाव में आ रहा है तो परेशानियां कम होंगी, वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगी। और अगर 6th 8th 12th के स्वामी भी हैं और अशुभ प्रभाव में भी आ रहे हैं तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब एक कुंडली में आपने पढ़ा होगा, फिर मैं बोलूँगा जो नए स्टूडेंट हैं खाली मेरे टेक्नोलॉजी को समझें, और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की हुई है वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। एक होता है मार्केश की दशा अंतर्दशा। अब मारक भाव होते हैं, मार्केश होते हैं। मार्केश कौन होते हैं, किसी भी जन्म कुंडली के अंदर जो सेकंड भाव का स्वामी होगा और 7th हाउस का यानी सप्तमेश होगा यानी सप्तम भाव का स्वामी होगा, वो मार्केश होते हैं। तो आप किसी भी कुंडली में देख लेंगे कि 2nd हाउस का स्वामी कौन है और 7th हाउस का स्वामी कौन है, तो इनकी दशा या अंतर्दशा में गंभीर स्वास्थ्य संकट या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। आपको ये नहीं कहना कि मृत्यु हो जाएगी, मार्केश का मतलब ये नहीं कि वो मृत्यु ही देगा, लेकिन हाँ वो मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कष्ट इतना होगा, बंदा इतना पीड़ित हो जाएगा कि उसे लगेगा यार ये तो मृत्यु समान ही है। अब इसे कैसे समझेंगे, अब मैं इसके लिए अब एग्जाम्पल 3 दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। कागज़ पेन निकाल के जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, फिर किसी की भी कुंडली पे लगा के देखिएगा तो इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी हो गया तो क्या हो गया, वो अष्टमेश हो गया, 8th लॉर्ड हो गया, और वह पाप ग्रह से भी पीड़ित है। बताया था 6 8 12 का स्वामी हो, शनि अष्टमेश भी है और पाप ग्रह से पीड़ित है। यदि शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा चल रही हो तो इस अवधि में व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया था पुरानी बीमारियां हो सकती हैं, हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती हैं, या कोई गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये तो चलो अशुभ प्रभाव आ गया। यदि मंगल का प्रभाव आ गया साथ में, यानी शनि अष्टमेश भी है, पाप ग्रह से दृष्ट हो गया, उसका अशुभ प्रभाव भी आ गया और मंगल का संबंध बन गया, तो क्या हो सकता है, सर्जरी होने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये आपको नोट करके रखना है। चलो ये मैंने आपको बता दिया, भाव बता दिया, भावेश बता दिया और प्लानिट्स बता दिए, इसके अंदर वर्क चार्ट बता दिए। अब इसके साथ और क्या देखना पड़ेगा, दशा बता दी। हाँ जी, दशा के बाद अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें गोचर लगाना पड़ेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप खाली D1 कुंडली को देख के किसी की प्रेडिक्शन कर देंगे वो सबसे ज़्यादा क्राइम है। खाली आपको D1 देख के प्रेडिक्ट कर देना ये आधा अधूरा ज्ञान है, और उससे जो फलित होगा, जब प्रेडिक्शन निकल के आएंगी वो अच्छे से निकल के नहीं आएगी। हमेशा जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो पहले D1 चार्ट देखेंगे, और जो जातक ने जो क्वेश्चन पूछा है उससे संबंधित वर्क चार्ट देखेंगे, फिर D1 चार्ट और वर्क चार्ट का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि दशा चल रही है, जिससे संबंधित ग्रह की दशा चल रही है, दशा या अंतर्दशा चल रही है नहीं चल रही, और अगर दशा अंतर्दशा चल रही है उनका संबंध कैसा है, शुभ है अशुभ है, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। उसके बाद आता है गोचर। गोचर क्या होता है सर, ये तो गोचर तो गोचर मतलब होता है ग्रह की मूवमेंट। यानी आप देखते हैं जो भी सौर मंडल में हमारे प्लैनेट्स हैं वो तो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वो कांस्टेंट तो है नहीं। तो जब भी वो मूवमेंट करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। और जब हमारा बर्थ हुआ था यानी हमारी जो D1 कुंडली बनी थी, तो उस समय तो हमने वो
तो प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी वो तो कांस्टेंट पोजीशन को हमने कैप्चर कर लिया, बट क्या वो लाइफ टाइम तक जो प्लैनेट्स हमारी D1 कुंडली में हैं वो वहीं पे रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो तो तब से मूवमेंट कर रहे हैं, यानी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो जो उसकी बेसिक पोजीशन थी, बेसिक पोजीशन से ट्रांजिट में किस पोजीशन में गए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हमें D1 चार्ट यानी जन्म लगन कुंडली का संबंध जो करंट के अंदर ट्रांजिट यानी प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि जो बेसिक कुंडली से गोचर के अंदर जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं उनका संबंध आपस के अंदर शुभ बन रहा है या अशुभ बन रहा है। तो अगर D1 में हमें जब भी कुछ प्रॉमिस मिल रहा है किसी अच्छा होने का, जैसे बोलते हैं योग कारक है, योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, महायोग बन रहे हैं, पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, लेकिन अगर वो गोचर के अंदर यानी दशा के अंदर भी नहीं आएंगे, अगर गोचर के अंदर भी अगर वो प्रॉमिस नहीं आ रहा है, पोजीशन सही नहीं आ रही है, शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है, तो वो फल आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे। ऐसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिसे D1 में कुंडली देखते ही ज्योतिषी बता देते हैं या कोई और बता देता है कि आपकी कुंडली में इतने सारे योग हैं, आप तो महान हैं, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ दशा भी लगाइए, साथ में गोचर भी देखिए। जब तीनों का आपस में अलाइनमेंट बनेगा तभी उन्हें राजयोग और जितने भी योग हैं उन सब का फल प्राप्त होगा। चलिए एनीवे मैं दोबारा से अपने टू द पॉइंट टॉपिक पर आ जाते हैं, गोचर पे। तो गोचर मैंने आपको एक ब्रीफली समझा दिया है। अब गोचर क्या है? गोचर करंट में हमारे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, स्थिति है, उसको बताता है। अब जन्म कुंडली में ग्रह और भावों को कैसे प्रभावित कर रहा है, यानी उनका कैसे संबंध बना रहा है, जो करंट में पोजीशन है और जो कुंडली में पोजीशन थी उससे कैसे संबंध बना रहा है। अब गोचर में जब कोई क्रूर ग्रह आपको मालूम है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल। अब जन्म कुंडली के लगन, नोट कीजिएगा, लगन पर, छठे, आठवें या 12वें भाव पर या इन भाव के स्वामियों पर गोचर करता है। नोट कर लीजिएगा ये कि जब क्रूर ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल जन्म कुंडली के जो आपके D1 चार्ट था उसके लगन, छठे, आठवें और 12वें भाव पर, यानी या तो लगन को देख रहे हो या 8th हाउस पे दृष्टि जा रही हो या 6th हाउस पे जा रही है, 12वें हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या इनके स्वामी को यानी लग्नेश को, 6th के स्वामी को, 6th के लॉर्ड को, 8th के लॉर्ड को, 12th के लॉर्ड पर भी अगर उनका इम्पैक्ट आ रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको लगा के देखना है। तो जैसे अगर शनि का गोचर जब लगन छठे, 8वें या 12वें भाव से गोचर करता है तो या लग्नेश को पीड़ित करता है तो पुरानी बीमारियां, अंगों में दर्द या मानसिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि जो ग्रह का अपना कारकत्व है, जो उनका सिग्निफिकेंट है, वो तो उस तरह की बीमारियां देगा। जैसे अगर मंगल का गोचर होगा, जब मंगल का गोचर ऐसी लग्नेश के ऊपर होगा, 6th, 8th, 12th के ऊपर होगा, उनके स्वामियों के ऊपर होगा, तो वो कौन सी बीमारियां देगा जो हमने पहले बताई थी मैंने आपको। तो इसके अंदर तो उसे चोट दे सकता है, बुखार दे सकता है, रक्त संबंधी समस्याएं दे सकता है, या अचानक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर राहु केतु का गोचर होगा तो ये क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये रहस्यमय बीमारियां दे सकता है। जैसे कैंसर क्या होता है, वो अंदर ही अंदर रहस्यमय तरीके से चलता रहता है, लेकिन एकदम से तबीयत खराब होती है। जैसे कैंसर का कैसे, जैसे आपको पता लगता है कि कैंसर दिखाई नहीं देता, ये अंदर ही अंदर शरीर को खाता रहता है, लेकिन जब आप डायग्नोज कराते हैं तब पता लगता है कि अरे ये तो कैंसर है। तो इस तरीके से राहु केतु जो होता है वो रहस्यमय बीमारियाँ होता है, और उस समय जो उनका ट्रीटमेंट होता है ना, उसके ट्रीटमेंट में, निदान में या उनको सही होने में कठिनाई होती है, और उसके पीरियड के अंदर, गोचर के अंदर, उन्हें एलर्जी या मानसिक उलझनों को जन्म दे सकते हैं। अब सर आपने ही समझा दिया गोचर, इसका एग्जाम्पल देके भी समझाइए। चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब ये मान के चलो, आप कागज़ पेन ले लो, या उदाहरण एग्जाम्पल 4 समझा रहा हूँ मैं आपको। किसी व्यक्ति का लग्नेश यानी लगन का स्वामी यानी प्रथम भाव का स्वामी बुध है, मान लिया हमने। ये आपको सिर्फ मानना है। देखो कुंडली अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, 1 से 12 राशियाँ होती हैं, किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है, लेकिन सूत्र आपको इसी तरीके से लगाने हैं। तो सूत्र सब कुंडलियों पे, चाहे चाहे वो मेष लगन की कुंडली हो, मिथुन की हो, कर्क की हो, सिम्हा की हो, मकर की हो, कैप्रिकॉर्न को, किसी भी लगन की कुंडली हो, लेकिन जो सूत्र हैं ये सारी कुंडलियों पे एप्लीकेबल होंगे, और आप अगर लगाएंगे तो सटीक डिसीजन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल कर रहे थे। यदि किसी व्यक्ति का लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी बुध है, मरकरी है, और जो मरकरी है वो यदि वर्तमान में गोचर में, अगर जो करंट का ट्रांजिट हो रहा है गोचर के अंदर, शनि छठे भाव से गोचर कर रहा है। शनि कहाँ से गोचर कर रहा है? छठे भाव से गोचर कर रहा है, और बुध को देख रहा हो, यानी शनि ने पहले किससे संबंध बनाया? 6th हाउस से संबंध बनाया, उसके ऊपर जो गोचर कर रहा है, और वहाँ से गोचर करते हुए उसने किससे संबंध बना लिया? बुध को देख रहा है या उसके साथ संबंध बना रहा है। तो व्यक्ति को तंत्रिका संबंधी समस्याएं, अब तंत्रिका संबंधी समस्याएं क्यों आई? क्योंकि बुध तंत्रिका तंत्र का कारक है। तो इसलिए जब बुध के ऊपर मैलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि आई या संबंध आया तो उसे तंत्रिका संबंधी समस्याएं आएंगी। तंत्रिका संबंधी कैसे? जैसे उसके हाथ पैरों में झुंझुनी सी जो झंझनाहट होती है वो फील होने लगेगी, नींद ना आने की बीमारी सी हो जाएगी। या मरकरी किसका कारक है? स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, तो उसे त्वचा संबंधी डिजीज या विकार हो सकते हैं। और यदि इस दौरान बुध की अंतर्दशा भी चल रही हो तो समस्या की गंभीरता और बढ़ सकती है। तो ये आपको देखना है, खाली D1 से आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नए ज्योतिष बने हैं, जिन्होंने पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी उन्हें घबराहट है, उनके अंदर हेजिटेशन है कि फलित कैसे किया जाए। तो आप धीरे धीरे करिए, ज़रूरी नहीं है कि लोगों की कुंडलियाँ देखिए, उनसे कुंडलियाँ लीजिए, उनसे टाइम दीजिए, उनको वह हफ्ता 10 दिन के बाद बेशक बताइए, आराम से विश्लेषण करें, जो सूत्र बताएं उसको सूत्र को लगाइए, और उनसे संबंधित आप डिसीजन हेल्थ के बारे में दे सकते हैं। मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरा ये लेक्चर या वीडियो अच्छे से देखा, सुना और समझा है तो हेल्थ संबंधी डिसीजन आप किसी भी जातक को बता सकते हैं, और आप अपना एक्सपर्टीज़ लेवल जो एस्ट्रोलॉजी में है वो कर सकते हैं। और ये लगा कर देखिएगा और जातक से पूछिएगा, तो ये आप पाएंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत सटीक होती है और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष क्या निकला सारी बातों का? इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकला, कुंडली में बीमारी और स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए, यानी आप कुंडली में अगर बीमारी का एनालिसिस कर रहे हैं तो केवल एक कारक पर, खाली D1 कुंडली पर या किसी एक कारक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। इसके अंदर जन्म कुंडली, वर्ग कुंडली, दशा और गोचर के संयोजन मतलब उनका इंटीग्रेशन किया जाता है। सारी चीज़ों को एक तरह से अलाइन किया जाता है। D1 को अलाइन करेंगे, D1 के साथ वर्क चार्ट को, डिविजनल चार्ट को अलाइन करेंगे, फिर डिविजनल चार्ट के साथ फिर हम दशा को अलाइन करेंगे कि दशा कौन सी चल रही है, फिर दशा के साथ हम ट्रांजिट को अलाइन करेंगे। फिर हम जब इन सब चीज़ों को अलाइन करके फिर एक कॉमनली जब देखेंगे कि क्या प्रभाव आ रहे हैं, तभी हम उनकी हेल्थ का फलित कर सकते हैं। तो आप एक अनुभवी ज्योतिष बनने वाले हो तो एक अनुभवी ज्योतिष को इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करके ही किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की भविष्यवाणी और संबंधित उपायों का सुझाव दिया जा सकता है। हाँ, ये ठीक है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या जो एस्ट्रोलॉजर भी नए बने हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर में जिन्होंने पढ़ाई भी कर ली है लेकिन उन्होंने इन सब्जेक्ट को, दशा, गोचर, वर्ग चार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा था उस समय पे,
तो एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए वर्ग चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, दशा का ज्ञान होना चाहिए, गोचर का ज्ञान होना चाहिए, तभी एक जो एस्ट्रोलॉजर है, एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर जिसे गहन ज्ञान है, वो ही इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके अच्छे से फलित कर सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको, ये मेरी हेल्थ संबंधी जो वीडियो बनाई है मैंने, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्थ संबंधी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक एस्ट्रोलॉजी वीडियो के लिए जो मैं एडवांस लेवल पर पढ़ाऊँगा, जो आपने कभी कहीं सुना या पढ़ा नहीं होगा या बहुत कम पढ़ा होगा, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी ज्ञान फैलाऊँ, जिससे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर उभर के आएँ और जो हमारी ये संस्कृति सभ्यता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं था आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रह्म। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।